बहुत सी चीजें हैं कि जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो। तो ओवरऑल केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप मानो तो। हाँ, बट वो रिएक्शन देख के फिर बोलते नहीं बाबा हमसे नहीं होने वाला है। जहां पे रिएक्शन बैलेंस करने वाला आ जाता है ना, जैसे रिएक्शन बैलेंस करने का सोचते हो, नहीं बाबा, छोटी छोटी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है अपने से। बट जो एकदम से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है वो हम अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वो हम अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते। तो वहां पे जाके हम बोलते नहीं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में सोचोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो डे टू डे लाइफ में चीजें होती है वो केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। शायद आप लोगों ने देखा होगा, डे टू डे लाइफ वाली चीजें केमिस्ट्री में है। कैसे बोलोगे? अभी आप देखो, उस घर में सॉल्ट देखते हो, सॉल्ट, नमक सब लोग यूज करते हैं भाई, ऐसा कोई नहीं है जो नमक यूज नहीं करता हो। तो क्या सॉल्ट क्या है? सॉल्ट NaCl है। सॉल्ट क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन क्या आप लोगों ने साइंस ना लिया होता तो क्या ये चीजें आपको पता होती कि सॉल्ट को ही, जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सुनने में देखो, बोलने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, सोडियम क्लोराइड, और घर में हम बोल देते नमक। ठीक है, सॉल्ट, जो भी अभी आप कह सकते हो। तो जो सॉल्ट चीज आई, कैसे आई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आप लोग अलग अलग एसिड के बारे में पढ़ते हो, जब एसिड का नाम लेते हो तो क्या एकदम से आता? एसिड, वही चीज आती है, वो जो एसिड वाली जो चीज आती है, नहीं बाबा हाथ में गिर जाएगा, हाथ जल जाएगा। बट क्या घर में एसिड यूज नहीं करते हो? घर में भी एसिड यूज करते हो। क्या घर में आप विनेगर यूज नहीं करते हो? विनेगर में एसिटिक एसिड यूज होता है। क्या सिट्रस फूड यूज नहीं करते हो? ऑरेंज आप खाते रहते हो, सिट्रस, विटामिन सी तो ले रहे हो, उसमें भी एसिड होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल है, टोमेटो है, टमारिड है, तो सब में एसिड प्रेजेंट है। तो दिमाग में हमें एसिड जब जानते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि एसिड कोरोसिव। एसिड कैसा होता है? कोरोसिव। हम बेस के बारे में देखते हैं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम लेने में बड़े अच्छे। लेकिन घर में अगर आप बेस देखते हो तो जो सोप यूज करते हो, सोप इज नथिंग बट बेस, वो भी एक बेस है। तो बहुत सी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में आप केमिस्ट्री के साथ डील करते हो। इंडिकेटर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसिड बेस जब पढ़ा होगा तो आपने उसमें इंडिकेटर नाम सुना होगा। तो इंडिकेटर के नाम हमें याद है भाई, हमने बुक में पढ़ा है। फिनॉक्सिन इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। बट क्या पता है आपको, जो घर में टर्मरिक यूज करते हो वो भी तो इंडिकेटर है। आप घर में टर्मरिक यूज करते हो वो भी इंडिकेटर है। कैसे? मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि आप जो घर में यूज करते हो वो इंडिकेटर कैसा हो। हल्दी, आप कभी कभी शादी में जाते हो, हल्दी खेल लेते हो, सबके लाइफ में आता है ये पल। तो हल्दी खेलने के बाद आपको मम्मी बोलती है कि उसको साबुन मत लगाना है, ठीक है, कपड़े बाजू में रख दो, उसको साबुन नहीं लगाना है, उसको सोप नहीं लगाना है। क्यों? बिकॉज सोप बेसिक होता है, और टर्मरिक पे अगर हम बेस की रिएक्शन करें तो उसका कलर रेड हो जाता है। येलो से कलर रेड होता है, तो इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता है कि कलर चेंज हो रहा है, बट हम वो साइंस के थ्रू नहीं सोचते, हम केमिस्ट्री के थ्रू नहीं सोचते। हमें नॉर्मल लगता है कि यस कलर चेंज हो रहा है, येलो से रेड हो रहा है। कभी किसी ने सोचा क्यों हो रहा है? तो वो एक इंडिकेटर है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। बीटरूट रेड कलर का होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरह से आप लोग जानते हो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। नाम सुनने में थोड़ा ये लगेगा आज, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है? आप लोग जानते हो क्लो ऑयल, क्लो ऑयल इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो जो खाने में है उसका स्मेल चेंज करता है। अब वैनिला इसेंस सबको पता है, सब लोग केक खाते रहते हो, आजकल तो घर में भी बनाना शुरू हो गया। तो वैनिला इसेंस क्या है? वैनिला इसेंस हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वो भी हम देखो घर में ही होता है। तो इंडिकेटर भी हमारे घर में है, एसिड भी हमारे घर में है, बेस भी हमारे ही घर में है। ठीक है। तो ज्यादा मतलब ऐसे नहीं कि केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री क्या होता है, बहुत से लोग डर जाते हैं। डरना नहीं, बिल्कुल लाइटली चलना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं बता रही हूँ और लगेगी आगे जाके इंटरेस्टिंग।
तो आज ये तो हुआ ओवरऑल केमिस्ट्री, आप लोगों को पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोग मुझे बताओगे क्या आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, यस और नो? मुझे आंसर करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। पढ़े हो ना अश्विनी? गुड। क्या क्या पढ़े हो? आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एक आया था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यस, थॉमसन मॉडल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, सबसे पहले तो डाल्टन ने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे रहेगा, चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, देन आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब चीजें हमें पढ़नी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और आई नो ये चीजें आप लोग पढ़े होंगे, तो यही हम रिवाइज करेंगे धीरे धीरे। जो चीजें पढ़े हैं ये बेसिक है हमारा। जब 11th में पढ़ोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में भी आने वाला है और यही चीजें रिपीट होगी, कुछ अलग नहीं होगा। बट ये हमारा बेस है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलो हेडिंग डालो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आज फिर हम लोग। चलो हेडिंग डालें, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं हम? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अभी आप लोग जानते हो जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में अलग अलग ब्रांचेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जहां पे हम लॉ पढ़ते हैं, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स पार्ट पढ़ेंगे, वो एटॉमिक में आता है, जो फिजिकल में आता है, सॉरी वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। जहां पे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बन की स्टडी करेंगे, वो आता है ऑर्गेनिक में। जहां पे हम मेटल की स्टडी करेंगे, सिंपल में बता रही हूं, जहां पे हम मेटल पढ़ेंगे, जहां पे हम नॉन मेटल पढ़ेंगे, वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी तो 3 टाइप्स याद रखो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो जो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the structure of atom, which deals with structure of atom, structure of atom। किसके साथ डील करेगा ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। It is a branch of physical chemistry which deals with the structure of atom, is nothing but atomic structure। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे तो जितना आपने पढ़ा उससे कहीं गुना ज्यादा है, इतना छोटा नहीं है। तो आप लोगों ने जितना पढ़ा पहले हम उतना रिवाइज कर लेते। पहले जो सबसे पहले जो जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोलना शुरू किया, आपको पंचतत्व पता है, ठीक है? तो वो अभी एनिसन टाइम में हमें नहीं जाना है। जहां से सही मायने में एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किसकी थ्योरी थी? वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले डाल्टन्स ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसी के हमें अजम्पशन देखना है कि क्या अजम्पशन थे। जो डाल्टन था, जो डाल्टन ये साइंटिस्ट है, जो डाल्टन का कंसेप्ट था was related with indivisibility of atom। किससे रिलेटेड करता था? indivisibility, indivisibility of an atom। मतलब उसने कहा था कि भाई एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। उसने कहा एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल है, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में उसने बात कही थी। उसने क्या की थी? किसके बारे में डिस्कस किया था? इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम। तो उसके पॉइंट्स क्या थे? उसका पहला पॉइंट था, अगर मैं उसके एक एक करके पॉइंट आपको बताऊं तो उसके पॉइंट क्या रहेंगे, आप लोग पढ़े हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम
is the smallest particles of element. एटम क्या है? एलिमेंट का एक स्मॉल पार्टिकल है which cannot be further subdivided, which cannot be further subdivided. मतलब उसने कहा कि एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल है और इतना स्मॉल पार्टिकल है कि उसको हम फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते. सही था उसका. चलो, ये तो शुरुआत थी. उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर. एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर. क्या ये बात सही है? हाँ. जो सिमिलर एलिमेंट है उनके एटम भी तो सिमिलर रहेंगे. एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ different from atoms of other element. ये भी सही है. एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर है. अगर डिफरेंट रहेंगे तो उसके एटम भी डिफरेंट रहेंगे. उसमें क्या है? उसके बाद थर्ड था उसका पोस्टुलेट से. ये इसके डेरिवेशन है, अजम्पशन है. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन. उसने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन. उसने कहा अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम लेंगे उसको कंबाइन करेंगे इन द सिंपल रेशो टू फॉर्म कंपाउंड. उसने कहा कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करेंगे तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा. देखो, एक एटम लिया मैंने मैग्नीशियम का, दूसरा यहां पे लिया ऑक्सीजन का. अगर एटम ऑफ डिफरेंट यहां पे एलिमेंट लिख लो. मैंने एलिमेंट नहीं लिखा. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन अ सिंपल रेशो. इसका रेशो दिखा है यहां पे 1. ठीक है, अभी तो लिख लेते हैं पहले. MgO. सबको रिएक्शन बैलेंस करना आता है. यहां पे ऑक्सीजन ये 2 हो जाएगा तो यहां पे 2. तो यहां पे उसने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड. मतलब 2 moles of magnesium reacts with 1 mole of oxygen to form a MgO. MgO क्या है? कंपाउंड है. मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट है. ऑक्सीजन क्या रहेगा? एलिमेंट रहेगा. तो ये इसका था. और एक इसका इंपॉर्टेंट था. चलो पहले इतना नोट कर लो. पहले इतनी चीजें नोट कर लो. क्या अजम्पशन था? किसके बारे में बात की थी? इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम्स के बारे में. क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड. सेम एलिमेंट्स के सेम एटम रहेंगे. डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम. अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है उसको कंबाइन करेंगे सिंपल रेशियो में तो क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा. क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. क्लियर हो रहा है? चीजें क्लियर हो रही है. धीरे धीरे होती जाएगी. डोंट वरी. ठीक है, ये पढ़े हो आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है. चलो लिख लिया है. रब कर दूं? ओके. इसका एक और लिखना है. थोड़ा सा मैं ऊपर का रब कर देती हूँ. इसका एक और पॉइंट बचा है हमारा अजम्पशन का. ऊपर का रब कर. फोर्थ. अभी उसका जो फोर्थ अजम्पशन था, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड. एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. मतलब हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसने कहा डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. भाई स्टार्टिंग थी उसकी, बहुत सी चीजें बदल गई उसके बाद. चलो यहां तक हो गया. एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय.
ये क्या था? पॉस्टुलेट्स था। ये रख कर दो। अभी जितने भी हमने पॉस्टुलेट्स लिखे, जितने भी हमने पॉस्टुलेट्स लिखे, यहां पे मैं लिख सकती हूँ ऑल द अबोव postulates। क्या कहोगे आप उसको? postulates कहो, assumption कहो, whatever जो भी आपको कहना है। all the above postulates of Dalton's are disregarded। क्या किया उसको? disregarded हो गए, मतलब फेल हो गए। जितने भी उसने postulates बोले सबके सब फेल हो गए। क्यों? बिकॉज ऐसा क्या था कि जो अजम्पशन मैंने अभी लिख के दिए वो सब फेल हो गए। पहला जो अजम्पशन था या पहला जो उसका लिमिटेशन था, हमने क्या कहा कि एटम को, उसने कहा था कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। बट जैसे जैसे साइंस डिस्कवर होता गया, जैसे जैसे आगे थ्योरी आई, तो एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड हो रहा था? इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब इसी को बोलते हो सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसने कहा था, किसने? डाल्टन ने कहा था कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बट एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट। कैसे हो सकते हैं? उसने कहा था जो सेम एलिमेंट है उसके सेम एटम रहेंगे, बट एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। किसका? आइसोटोप्स क्या होता है ये हम आगे और पढ़ेंगे। अभी देखो ऑक्सीजन है हमारे पास। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में होता है। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं? ऑक्सीजन का एक 16 वाला होगा, ऑक्सीजन 17 होता है, ऑक्सीजन 18 होगा, कहीं ना कहीं आइसोटोप्स नाम सुना होगा। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं यहाँ पे, कार्बन 12 आइसोटोप्स है, कार्बन का 14 आइसोटोप्स है। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। देखो ऑक्सीजन की ही एलिमेंट है, बट सब में अलग अलग एटम प्रेजेंट रहेंगे, सब में अलग अलग एटम प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड उसने क्या कहा था कि टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ सिंपल रेशियो। जरूरी है सिंपल रेशियो आएगा? ऐसे भी बहुत कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंपल रेशियो फॉर्म नहीं होता है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड जिसमें सिंपल रेशियो हम बात नहीं कर सकते। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होता है यहां पे अगर मैं लिखूं Fe 0.93 और यहां पे ऑक्सीजन। देखो ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें इसका रेशियो देखो सिंपल रेशियो में नहीं आ रहा है, 1:3 नहीं आ रहा है, 0 पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आंसर दे रहा है ये। ठीक है, तो यहां पे भी हो सकता है। और एक यहां पे लिख लेती हूँ। लास्ट में क्या था? फोर्थ एटम क्या था? एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो एटम कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, एटम कैन बी क्रिएटेड with the help of artificial रेडियो एक्टिविटी। अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करेंगे तो अभी एटम भी क्रिएट हो सकते हैं, अभी एटम भी क्रिएट हो सकते हैं। चलो नोट कर लो। तो डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स भी पता चल गए कि क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, और उसके हमने लिमिटेशन भी देख लिए। उसके हमने क्या देखे? लिमिटेशन भी देख ली। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट होगा? दिशा क्लियर है? वेरी गुड। हो सकता है कोई डाउट है भाई तो बोल दो, बिल्कुल ये नहीं करना है।
गुड, चलो नेक्स्ट डालो, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, उसी को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। चलो रब कर दो, रब कर। नेक्स्ट डालो, डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल। अभी ये मत होना, टेंशन मत लेना कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हुआ, कुछ अलग नहीं है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसी को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसमें पहला हम लेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। उसमें फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। पहला है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इज नथिंग बट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इज नथिंग बट डिस्कवरी ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी देख रहे? इलेक्ट्रॉन की। देखो पहले यहां पे इस तरह से मैं डिस्चार्ज ट्यूब ले रही हूं, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया है। इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब होगी, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब होगी। यहां पे हम ले रहे हैं एक कैथोड, एक यहां पे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं एनोड का, और इसको अटैच कर रहे हैं किससे? बैटरी से। इसको अटैच करेंगे बैटरी से, ठीक है, इस तरह से बनाया मैंने। अभी यहां पे ये क्या है? बैटरी है। यहां पे ये बैटरी है। बैटरी में जो हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, बैटरी में जो वोल्टेज होता है वो अराउंड 10,000 यहाँ पे वोल्ट का रहेगा, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है। इसको बोलोगे आप डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या हो गया आपकी? डिस्चार्ज ट्यूब। शायद जिन्होंने कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा होगा, बहुत कम, रेयरली चांसेस है आप लोगों के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने के, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ऐसी एक ट्यूब रहती है, ठीक है, पीछे रहती है। यहां पे इसको मैंने क्या कहा? ये कैथोड है। ये क्या बेटा? कैथोड है। यहां पे ये क्या रहेगा? एनोड रहेगा। ये रहेगा एनोड। जो कैथोड होता है यहां पे, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। जो कैथोड रहेगा वो निगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है उस पे चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पे जो गैस ले रहे, यहाँ पे गैस ले रही, यहाँ पे गैस है डिस्चार्ज ट्यूब। और जो गैस है कैसी है? गैस एट वेरी लो प्रेशर। गैस एट वेरी लो प्रेशर। पी मतलब प्रेशर। क्या किया हमने? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, एक कैथोड है निगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज हाई रहेगा, और गैस ली है एट वेरी हाई, सॉरी एट वेरी लो प्रेशर। और यहाँ पे छोटा सा ये क्या रहेगा? टू वैक्यूम। ये वैक्यूम क्रिएट करेगा। दिखाई दे रहा? छोटा छोटा लिख रही हूं थोड़ा सा। ये क्या कर रहा है? टू वैक्यूम जा रहा है। अभी यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था स्टार्टिंग में, अगर मैं बोलूं तो जूलियस प्लकर करके आया था, एक साइंटिस्ट था जूलियस प्लकर। उसके साथ साथ जे थॉमसन भी था, जो जे थॉमसन ने भी कर लिया था उसमें, तो सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जे थॉमसन है यहाँ पे। तो जूलियस प्लकर, मैं क्या बोल रही हूँ पहले, जो जिसने सही में शुरुआत की थी उसको हम देंगे, जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर वाज स्टडीइंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो Julius Plucker was studying the conductivity of gases and he found that normally gases are bad conductor of electricity. जो जूलियस प्लकर था उसने देखा गैसेस का नेचर देखा, तो उसने सोचा
कि गैसेस आर बैड कंडक्टर। आप लोग जानते हो बैड कंडक्टर मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली। बट व्हेन वी क्रिएट लो प्रेशर, अगर हम बहुत कम प्रेशर, जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान के चलते हैं, बट व्हेन ही क्रिएटेड अ वेरी लो प्रेशर and the high voltage, when he created very low pressure and in the discharge tube and applied very high voltage, then he found that gases start conducting। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट हुआ कहां से स्टार्ट है? जूलियस प्लेकर में एक ट्यूब रख दी, ट्यूब में सब सेटअप किया जैसे मैंने यहां पे सेटअप किया, और उसने कहा कि जब वो कंडक्टिविटी के बारे में सोच रहा था तो उसने ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली गैसेस आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट when he created a very low pressure and high voltage in a discharge tube, then he found that gases start conducting electricity because it ionize, because gas क्या हो रहा है, आयोनाइज। तो यहां पे इस कंडीशन में कुछ इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रही थी, इस कंडीशन में कुछ इनविजिबल रेज उसको दिखाई दी, और उसने कहा यह इनविजिबल रेज है। कहां से कहां जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। उसको कुछ इनविजिबल रेज दिखाई दी कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए। Since these rays are seems to be originating from cathode rays, उसको लगा कि वो कुछ रेज कैथोड से आ रही है, और hence they are named as cathode rays। तब उसका नाम क्या पड़ा? कैथोड रेज। तो यहाँ पे देखो उसमें कैसे हुआ, जब ये स्टडी करा है तो उसने देखा कि यहां से कुछ रेज, कैथोड से कुछ रेज कहां पे आ रही है? एनोड की तरफ आते हुए दिखाई दिया उसको, यहां से कुछ एनोड की तरफ रेज आती दी। तो उसने कहा कि कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई वेलोसिटी। अभी आप कुछ नहीं सुनो, सिर्फ मैं लिख के देती हूँ आपको। कैथोड रेज ट्रैवल in a straight line with very high velocity and produce shadow। अगर मैं यहाँ पे कोई एक इमेज रख दूं, यहाँ पे अगर मैं कोई एक इमेज रख दूं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, ऑब्जेक्ट, तो इसका एक शैडो क्रिएट हो रहा है। इसका एक क्या हो रहा है? शैडो क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट होगा? अगर कोई भी हाई स्पीड से जा रहा होगा तो एक शैडो क्रिएट होगा। जो कैथोड रे है प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। एंड इफ अ स्मॉल पैडल व्हील, देखो स्मॉल पैडल व्हील मतलब क्या हो रहा है, इस तरह से एक व्हील होती है, इस तरह से एक व्हील होगी यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर ये व्हील उसने रखी है, यहाँ पे एक स्मॉल पैडल व्हील रखी है यहाँ पे, तो ये पैडल व्हील क्या कर रही थी? रोटेट। अगर यहां से रेज जा रही, यहां से रेज ट्रेवल हो रही है, तो ये व्हील क्या हो रही थी? रोटेट हो रही थी। कब रोटेट होगी? अगर इस रेस में कुछ भी मास नहीं होता तो क्या ये रेस मूव होती? नहीं। मतलब रेस में कुछ ना कुछ मास है, जो कैथोड रेज है उसमें कुछ ना कुछ मास रहेगी। अभी मुझे कैसे पता चला कि जो रेज है वो निगेटिवली चार्ज है? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कैसे पता चला कि जो रेज है वहां पे वो निगेटिवली चार्ज है? When electric and magnetic field are applied in a cathode ray in a discharge tube, then rays are deflected toward the positive plate of the field। जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, तब देखा गया कि जो रेज है वो रेज कहां पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे? रेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। अभी पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? जिसका नेचर निगेटिव होगा। अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये इसका नेचर क्या हुआ? निगेटिव हुआ। अभी यहाँ पे उसने क्या किया? एक स्क्रीन लगाई, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, ये मैं डार्क कर रही हूं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, और वो स्क्रीन थी ZNS की। किसकी थी? जिंक सल्फाइड की। क्यों लगाई?
टू क्रिएट फ्लूरोसेंस। क्या क्रिएट करना था उसको? टू क्रिएट फ्लूरोसेंस। आपने डॉट गेम देखा होगा, जैसे आप कुछ डॉट करते हो तो वहां पे ल्यूमिनेंस क्रिएट होते हैं, वहां पे लाइट क्रिएट होता है। तो जैसे ही कैथोड रेस यहां से इस तरफ एनोड रेस पे जाके स्ट्राइक हो रही थी, तो वहां पे छोटे छोटे इल्यूमिनेशन हो रहे थे, उसी को बोलते हैं फ्लूरोसेंस फिनोमिना। तो कैथोड रेस पेनिट्रेट थ्रू अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम, इतना नहीं सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले डायग्राम निकाल लो आप लोग, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट लिख के देती हूँ आपको। फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम, देन we detect some point. डायग्राम निकालने के बाद बता दो, हम कुछ पॉइंट लिख लेंगे जल्दी जल्दी। गुड, हो गया बाकी सबका? निकाल ली प्रॉपरली डायग्राम? समझ में आई डायग्राम में क्या क्या लिखा है हमने? जो डायग्राम में निकाला वही चीजें हम लिखेंगे अभी। चलो राइट डाउन, सबका हो गया है? चलो लिखो, जूलियस प्लकर, JOULIUS, जूलियस प्लकर, PLUCKER, जूलियस प्लकर, Julius Plucker was studying, Julius Plucker was studying the conductivity of gases. Julius Plucker was studying the conductivity of gases, and he found that normally gases are bad conductor of electricity. Normally gases are bad conductor of electricity. But when he created very low pressure, in the discharge tube, and applied very high voltage, then he found that gases start conducting electricity, because they ionize, in this condition, some sort of invisible rays move from cathode to anode,
since these rays are seem to be originating originating from cathode, hence they are named as cathode rays. क्लियर हुआ? कैथोड रेज कहां से दिमाग में आया उसके? सही है ना? नेक्स्ट रीड लो, गिव द नेक्स्ट रीड. characteristics of cathode rays. Next रीड लो, characteristics of cathode rays. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. अगर कुछ बीच में रह गया तो पूछ लेना मुझे. राइट डाउन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट डाउन फर्स्ट नंबर. राइट डाउन. कैथोड रे travel in straight line. Cathode ray travel in straight line with very high velocity. Cathode ray travel in a straight line with very high velocity and produce shadow of the object place in their path, place in their path. क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, place in their path. राइट डाउन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट लिखना है. Cathode ray produce, next point, cathode ray produce mechanical effect. Cathode ray produce mechanical effect. And if a small paddle wheel, paddle wheel, P-A-D-D-L-E, paddle wheel, W-H-E-E-L, paddle wheel, rotating रहता है, paddle wheel is placed in their path, it start rotating, which indicate that they consist of material part. कौन सा पार्ट? मटेरियल पार्ट. मतलब हैविंग मास. जो भी रेज है उसके पास कुछ ना कुछ मास है. मटेरियल पार्ट मतलब मास. थर्ड पॉइंट लिखना है. when electric and magnetic field are applied, to cathode ray, in discharge tube, then
rays are reflected, then rays are reflected, then rays are towards reflected towards positive plate of field, towards positive plate of field, positive plate of field, which shows that cathode ray consists of, which shows that cathode ray consists of negatively charged particles, negatively charged particles called electrons, called electrons. क्या नाम दिया उसको? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. क्यों? क्योंकि वो एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट फिगर लो. नेक्स्ट पॉइंट. कैथोड रे create fluorescence. Cathode ray create fluorescence. Cathode ray create fluorescence. Next point लिखो. Next point. The ratio of, next point लिखना है. The ratio of charge to mass, the ratio of charge to mass, which is known as, the ratio of charge to mass, which is known as specific charge, which is known as specific charge, which is known as specific charge, E by M, which is known as specific charge. E मतलब charge, M मतलब mass. The ratio of charge to mass, the ratio of charge to mass, which is known as specific charge, which is known as specific charge, is same for all cathode rays, is same for all cathode rays, irrespective of the gas, irrespective of the gas used in the tube, irrespective of the gas used in the tube, used in the tube. अभी देखो, अभी उसने कहा कि हाई वोल्टेज है, लो प्रेशर है, गैस क्या हो रही है? आयोनाइज हो रही है. अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले रही हूँ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले रही हूँ, गैस क्या हो रही है बेटा? आयोनाइज हो रही है. आयोनाइज हो रही है मतलब किस फॉर्म में जा रही है? आयंस की फॉर्म में जा रही है. हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होके क्या मिलेगा? H+ और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एक बाहर. अगर मैं ऑक्सीजन गैस ले रही हूं तो यहाँ पे O+ होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन ले रही हूं तो यहाँ पे N+ और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. अभी यही तो इलेक्ट्रॉन हमें रेस की फॉर्म में दिखाई दे रहा है. मतलब आप कोई भी गैस ले लो, आप कोई भी गैस ले लो, उसके लिए जो E/M रेशियो होगा सबके लिए कांस्टेंट होगा. E/M. The nature of gas does not depend upon the gas, the nature of cathode rays. जो कैथोड रेज का नेचर है वो कौन सी गैस आप ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेचर ऑफ cathode rays does not depend upon the nature of gas taken in the discharge tube, because सब गैस आयोनाइज होके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यही इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, यही इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए. तो यहाँ पे E/M रेशियो,
is same for all cathode rays irrespective of the gas used. Irrespective of the gas used. अभी इसमें हमें बात करनी है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है. स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है. आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है. यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है. 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम. सी मतलब कूलम. ठीक है, सी मतलब क्या हो रहा है, कूलम. यूनिट है चार्ज का. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg. आपको चार्ज भी पता है, आपको मास भी पता है, तो यहां से आप E/m रेशियो निकाल सकते हो. यहां से आप E/m रेशियो निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे, E/m. E कितना दिया है बेटा यहाँ पे, E मतलब चार्ज. 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम. मास कितना दिया है, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31. किसमें दिया है, केजी में दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो E/m की वैल्यू निकलती है, यहाँ पे जो E/m की वैल्यू निकलेगी वो होती है 1.76 इंटू, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10 रेज टू द पावर 11. यूनिट क्या आएगा, कूलम पर केजी. यूनिट क्या आएगा, कूलम पर केजी. तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. चार्ज कितना रहेगा, मास कितना है, ये आपको याद होना चाहिए. चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज, ये क्या है आपका स्पेसिफिक चार्ज. E/m इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज. Therefore, electron are basic fundamental units of atom. इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यहाँ पे E, यहाँ पे E लिखा रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज 0 यहाँ पे, और ये इसका होता है -1. इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे. इस तरह से उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, -1 उस पे चार्ज रहेगा. ठीक है, तो ये हुआ आपका, लिख लो इतना पहले. चार्ज और मास याद रखना है, उसको नहीं भूलना है. चार्ज एंड मास को याद कर लो. मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31. एंड चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम. प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास चेंज हो जाता है, ये आपको पता है. तो वहां पे मास अलग से लेना है आपको. ओके, नोट कर लिया सबने, क्लियर हुआ है. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ, क्या क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने. यस अनुप्रिया, प्रणव, क्लियर है. कोई डाउट है किसी को, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया. E/m सबसे इंपॉर्टेंट है. E/m इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक चार्ज. E/m स्पेसिफिक चार्ज है. उसी तरह से हमारा रहेगा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज. इसी तरह से हमारा रहेगा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, दैट इज अ प्रोटॉन डिस्कवरी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. यहां तक हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी. रफ कर दूं सब. इसी तरह से हमारी थ्योरी होती है प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, जो कि गोल्डस्टीन ने किया था, जो किया था गोल्डस्टीन ने. तो आज यही तक. एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम जब आओगे, कल आओगे, तो पॉइंट पढ़ के आना है, क्योंकि इसके अपोजिट थोड़े पॉइंट रहेंगे हमारे एनोड रे के, थोड़े से अपोजिट रहेंगे. ठीक है, मतलब इसका अपोजिट रहेगा एनोड रे. तो उसमें भी हम E/m रेशियो निकालेंगे, किसके लिए ज्यादा होता है, किसके लिए कम होता है, ये भी हम चीजें वहां पे देखने वाले. ओके, तो चलो फिर मिलते हैं कल एनोड रेस के साथ. ओके, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन.